हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेरणा सक्सेना आपकी शिक्षिका। आज हम विज्ञान प्रगति कक्षा 7 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है पौष्टिक आहार। पाठ 1 जो है वो क्या है? पौष्टिक आहार। तो पहला पॉइंट इसमें दिया पौष्टिक भोजन या स्वास्थ्य का आधार। जीवित रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है, अपन भी करते हैं। अगर भोजन नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ही निर्जीव से हो जाएंगे। परंतु हम न केवल जीने के लिए खाते हैं, अपितु हम क्या खाते हैं यह हमारे स्वस्थ रहने की, कार्य करने की क्षमता तथा प्रसन्न रहने को निश्चित करता है। इसके अतिरिक्त खाए जाने वाले भोजन की मात्रा भी इन सब का भी इन सब पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इन सब तथ्यों की जानकारी हमें पोषण से प्राप्त होती है। पोषण वह विज्ञान है जो भोजन से संबंधित विभिन्न अवयवों के विषय में हमें बताता है। इसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है कि स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन करना क्यों आवश्यक है। पोषण। भोजन कोशिकाओं का ईंधन है। ठीक है, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं उसका क्या है? ईंधन है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पाचन की क्रिया के अंतर्गत भोजन को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है तथा इन टुकड़ों को एंजाइम की क्रियाओं द्वारा घुलनशील अणुओं में बदला जाता है। जैविक क्रियाओं में शरीर की कोशिकाओं द्वारा ये अणु अवशोषित कर लिए जाते हैं, फिर ये विभिन्न क्रियाओं के द्वारा जलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। पोषक तत्व। अब ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बताया गया। भोजन के प्रारंभिक तत्व पोषक तत्व पौधे और जंतुओं के लिए एक समान होते हैं। इसमें मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज तत्व होते हैं। पौधे विटामिनों तथा अन्य वृद्धि संचालक तत्वों का निर्माण अपने शरीर में कर सकते हैं, परंतु जंतुओं के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता। पौधे अपनी वृद्धि के लिए इनका निर्माण अपने शरीर में कर लेते हैं, लेकिन जंतु जो होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। पौधों में पोषण के प्रकार को स्वपोषी होलोफिटक प्रकार के पोषण से जानते हैं। पौधे अपने शरीर में विभिन्न अकार्बनिक तत्वों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अकार्बनिक तत्व जो होते हैं उनसे क्या होता है? पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन जंतु तथा मनुष्य का भोजन पूर्णभोजी प्रकार का होता है। पूर्णभोजी पोषण के अंतर्गत अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, समवांगीकरण तथा मल त्याग आदि क्रियाएं आती हैं। पहले भोजन को ग्रहण करना, फिर उसको पचाना, फिर उसका अवशोषण करना, फिर समवांगीकरण करना, उसके बाद मल त्याग, इतनी क्रियाएं होती हैं। किसमें? पूर्णभोजी पोषण के अंतर्गत। पूर्णभोजी जंतुओं में एक पूर्ण विकसित आहार नाल पाई जाती है जो उपयुक्त कार्यों को पूर्ण करती है। ये जो कार्य बताए गए हैं ना 5 या 6, इनको पूर्ण करने के लिए एक क्या होती है? आहार नाल होती है। तो सभी प्रक्रियाओं द्वारा जो भोजन प्राप्त होता है उसका उपयोग संरक्षण विधि के लिए किया जाता है। जैसे पौष्टिकरण। भोजन के आधार पर पौधों को और जंतुओं में मुख्य अंतर यह होता है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी बनाने में सक्षम होते हैं, जबकि जंतु अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों पर या दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। अतः इस आधार पर हम पोषण को निम्न 2 भागों में बांट सकते हैं। ये तालिका दी है, देखो। पोषण इस तरफ दिया है स्वपोषण और दूसरी तरफ क्या दिया है? परपोषण। ठीक है ना? इस तरह से 2 भागों में बांटा गया है। अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए प्रत्येक जीवधारी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त शरीर की भीतरी क्रियाओं को संपन्न करने में भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा व्यय होती है। इस ऊर्जा को विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं द्वारा भोजन से प्राप्त किया जाता है।
अब इसमें आता है पहला स्वपोषण। जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं स्वपोषी कहलाते हैं या कहते हैं। उन्हें अपन जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी जिस प्रक्रम के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, पेज पलटेंगे, वे स्वपोषी यानी स्वयं अपने आप भोजन बनाने वाले कहलाते हैं। पृथ्वी पर केवल हरे पौधे ही स्वपोषी हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण अब कैसे बनाते हैं ये अपन को इस क्रिया में बताया। हरे पौधे पर्णहरित द्वारा और सौर ऊर्जा को ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से अवशोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, फिर एरो दिया है, फिर है ऑक्साइड, फिर प्लस जल, फिर ऊपर दिया है सूर्य का प्रकाश और एरो के साथ दिया साधारण मंड। ये इसका सूत्र दिया गया है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण भोजन के कार्बनिक अणुओं का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में मेल हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम आगे पेज पलटेंगे तो ये विधि दी गई है, ये जो आपको अंदर दी है वो विधि दी है। इसके बाद हम पेज पलट के अगला पॉइंट पढ़ेंगे, परपोषण। कुछ पौधों जो क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वे परपोषी पौधे कहलाते हैं। वे अन्य जीवधारियों द्वारा बनाए हुए और एकत्र किए हुए भोजन पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार पौधे के पोषण को परपोषण यानी दूसरों पर आश्रित कहते हैं। जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उनको क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। परजीवी, अब इसमें परजीवी पोषण के द्वारा अंदर या उसके ऊपर रहकर लाभ प्राप्त करते हैं, जिसमें पोषक को अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। इसमें पोषक को अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। ये दो बार दे दिया लेकिन मैंने पढ़ दिया, एक ही बार पढ़ेंगे इसको। कई प्रकार के जीवाणु और सभी कवक परपोषी प्रकृति के होते हैं। ये भोजन की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवधारियों पर तथा उनके भोजन पर निर्भर रहते हैं, जैसे अमरवेल, गोलकृमि, फीताकृमि तथा चीलर। हरे पीले रंग का पौधा अमरवेल, जिसे हम कुछ पौधों के ऊपर देखते हैं, एक परपोषी पौधा है। परपोषी पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे पौधे अपने पोषण से भोजन प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये पोषक के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए ये परजीवी पौधे कहलाते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण परजीवी और नंबर दूसरा अपूर्ण परजीवी। पूर्ण परजीवी में ये जरूरी पोषक अपने पोषक जंतुओं या पौधों से अवशोषण क्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। इनके मुख्य उदाहरण जीवाणु, कवक और अमरवेल। पूर्ण परजीवी पौधे कभी हरे रंग के नहीं होते। जो पूरे परजीवी होते हैं वो पूरे तरह से हरे रंग के पौधे नहीं, उनमें हरा रंग नहीं होता पूरी तरह से। जैसे और पेड़ पौधे हरे होते हैं ना, लेकिन ये जो पूर्ण परजीवी रहते हैं वो हरे नहीं होते, पूरी तरह से हरे नहीं होते। अपूर्ण परजीवी इस प्रकार का पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, परंतु जल और खनिज तत्व पाने के लिए यह पोषक पौधों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। इनका मुख्य उदाहरण है मिस्टल टॉय या बिक्कम पौधा। मृतोपजीवी पौधे, कुछ पौधे जीवों के मृत तथा सड़े गले भाग से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इन्हें मृतोपजीवी पौधे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कवक, मशरूम और कुछ मृतोपजीवी जीवाणु अपना पोषण इसी तरह प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये पौधे अपना भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल की मात्रा इसमें कम पाई जाती है, इसलिए मृतोपजीवी पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते। जीवाणु और घरेलू मक्खी मृतोपजीवी के उदाहरण हैं। मृतोपजीवी पौधे एंजाइम स्रावित करते हैं और घुलनशील अंतिम उत्पाद अवशोषित
करते हैं। कीटभक्षी, अगला पॉइंट दिया है इसमें, कीटभक्षी। कीटभक्षी पौधे वे पौधे होते हैं जो ऊर्जा के अतिरिक्त अपने कुछ या अधिकतर पोषक तत्व कीटों को फैलाकर या फंसाकर या उनका भक्षण करके प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधे विशेषतः उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ मृदा पतली होती है और उनमें पौष्टिक तत्व विशेषतः नाइट्रोजन का अभाव होता है। उनके मुख्य उदाहरण हैं वीनस फ्लाईटैप, डायोनीमा और घटपर्णी, पिचर प्लांट जिसे कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आता है सहजीविता। अब सहजीविता, जब दो पौधे परस्पर इस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं कि उनसे दोनों को लाभ प्राप्त होता है तो इस क्रिया को सहजीवन कहते हैं। अर्थात कुछ आवश्यकताएं पहला पौधा दूसरे के द्वारा पूर्ण करता है और साथ ही वह दूसरे पौधे को कुछ लाभ भी पहुंचाता है। पेज टर्न। जैसे कि लाइकेन, जहां एक शैवाल तथा एक कवक में घनिष्ठ संबंध होता है। शैवाल और कवक में एक घनिष्ठ संबंध होता है जो बिल्कुल मजबूत रहता है। शैवाल में पर्णहरित होता है, अतः यह कुछ अंश तक स्वपोषी है और भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। शैवाल द्वारा निर्मित भोजन को कवक अपनी आवश्यकता अनुसार लेता है तथा इसके बदले में जल, खनिज लवण, रहने के लिए स्थान आदि शैवाल को प्रदान करता है। पौधे में पोषण। पौधे अपना भोजन के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ मृदा से ग्रहण करते हैं। मृदा माने मट्टी से ग्रहण करते हैं। ये खनिज मृदा के अंदर लवण के रूप में उपस्थित रहते हैं। मृदा में उपस्थित जल में घुले हुए खनिज पदार्थों को जड़ पानी के साथ अवशोषित करती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो मृदा में पाए जाते हैं पौधे की उचित वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। मृदा में क्या क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है जो पौधे की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होती है। ये हो गया। इसके बाद किसान इन खनिज पदार्थों को अपने खेतों में फसल की वृद्धि के लिए खाद के रूप में डालता है। सामान्य रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले उर्वरक यूरिया NPK है। इनका नाम क्या है? इंग्लिश में NPK है। अपमार्जक जैसे गिद्ध, लोमड़ी, भेड़िया, लकड़बग्घा आदि मृतोजीवी व सड़े गले जानवरों को खाते हैं, ये अपमार्जक कहलाते हैं। इसके बाद जंतुओं में पोषण। तो जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के पाचन की क्रिया एक समान होती है। जंतुओं में पोषण प्रक्रिया दो महत्वपूर्ण घटकों पाचन और अवशोषण से पूरी होती है। जंतु परपोषी होते हैं। अपने भोजन के लिए वे पौधों तथा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। इनमें अंतःग्रहण यानी पूर्ण भोजी हेलोजोइक प्रकार का होता है। भोजन अंतःग्रहण की विभिन्न विधियाँ। भोजन को ग्रहण करने की विभिन्न विधियाँ क्या है? अब इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो विभिन्न जीवधारी अपने भोजन को विभिन्न प्रकार से ग्रहण करते हैं। प्रत्येक जीवधारी में अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कूटपाद, पादाप, पक्ष, सीलिया, स्पर्शक, चूषक जीव, आहार नली, हाथ इत्यादि। ठीक है। तो अब इसमें नंबर 1 पे दिया है कूटपाद। कूट बराबर झूठे और कौमा पाद मतलब पैर। अमीबा में अंगुलियों के समान उभरे हुए कूटपाद पाए जाते हैं। अमीबा जो एक है उसमें क्या होता है? पैरों उभरे हुए, उंगलियों के समान उभरे हुए कूटपाद पाए जाते हैं। अमीबा कूटपाद का उपयोग भोजन को पकड़ने तथा फंसाने में करता है। ये कूटपाद भोजन को खाद्यान्नी से जोड़ते हैं और खाद्यान्नी में ही भोजन का पाचन करते हैं। इसके बाद आता है पच्छम। पच्छम यानी बाल के समान रचना। एक बाल के समान रचना होती है उसको पच्छम यानी पैरामीशियम, जिसे आप समझ पाएंगे वो क्या कहलाता है शब्द? पैरामीशियम। पैरामीशियम
के शरीर तथा मुख का रोम युक्त रचना होती है, जिसे पक्षम कहते हैं। ये संरचनाएं भोजन को सीधे मुख साइटोस्टोम की ओर ले जाती है। पक्ष खाद्य कणों को मुख्य साइटोस्टोम की ओर अपनी गति से ढकेलते हैं। अमीबा और पैरामीशियम भी इसी तरह भोजन ग्रहण करने की विधि अपनाते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है स्पर्शक। स्पर्शक धागे के समान लंबी संरचना होती है। एक धागे के समान पतली सी संरचना होती है जो लंबी होती है, जो हाइड्रा के चारों ओर पाई जाती है। इसमें देशी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शिकार को मारने का काम करती हैं और इसके द्वारा शिकार को मुख में पहुंचाने का काम भी स्पर्शक करते हैं। ठीक है ना। शिकार नीचे की ओर देह गुहा में गिर जाता है और एंजाइम यानी बिकर शिकार पर क्रिया करके पचाता है। पाचित भोजन देह गुहा की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पेज पलटेंगे आगे का पॉइंट है, इसमें दिया है जीभ। तो मेढक की जीभ दरार युक्त होती है। यह सिरे पर से अंदर की ओर मुड़ी होती है। साथ ही साथ यह चिपचिपी भी होती है। जैसे ही मेढक किसी कीट को खाता, कीट यानी कीड़े मकोड़े को खाता है, वैसे ही वह अपनी जीभ को सीधी करके उस पर प्रहार करता है। प्रहार माने आक्रमण, यानी उसको पकड़ता है और पलक झपकते ही उसे पकड़कर वापस अपनी जीभ को मोड़ लेता है और निगल जाता है। मेढक की जीभ लचीली होती है जो बाहर तक आ जा सकती है। इसकी जीभ सामने से जुड़ी होती है जो अंदर या बाहर करने में स्वतंत्र होती है, चाहे जब वो अंदर कर लेता है चाहे जब वो बाहर कर लेता। अपन ने मेढक देखा है, बरसात में ज़्यादातर दिखाई देते हैं, है ना। तो मेढक की जीभ अपनी कुल लंबाई का लगभग 1/3 भाग होती है। इसके बाद आते हैं नंबर 5 पॉइंट, आहार नाल या आहार नलिका। तितली के द्वारा भी आहार नलिका का उपयोग होता है, जो फूलों का रस जैसे तरल पदार्थ ग्रहण करती है। कीटों में द्रव पदार्थों को ग्रहण करने के लिए, जीवों के चाटने के लिए और चूसने की क्रिया के लिए अलग तरह के मुख्य भाग होते हैं। इस प्रकार का एक उदाहरण घरेलू मक्खी है। ठीक है। इस प्रकार जीव जंतु विभिन्न प्रकार के अंगों के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। मच्छर के पास एक आहार नली होती है जो भेदने और चूसने का काम करती है, जबकि मकड़ी जाल बुनकर शिकार करती है। मकड़ी है जो क्या जाल बुनकर शिकार करती है और मच्छर जो होते हैं वो आहार नली के द्वारा भेदने और चूसने का काम करते हैं। मनुष्य अपने हाथों का प्रयोग भोजन को मुंह में ले जाने के लिए करते हैं। ऑक्टोपस और जोक चूसने वाले चूषक जंतु होते हैं। ये पोषक से पौष्टिक तत्व चूसते हैं। जंतुओं में पोषण के विभिन्न पद। तो जंतु पोषक को हम पूर्णभोजी पोषण के नाम से भी जानते हैं। जंतु और मनुष्य की कोशिकाओं में पोषण भोजन ग्रहण से भोजन निष्कासन को निम्न 5 भागों में या 5 पदों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। नंबर 1 है भोजन का अंतःग्रहण, भोजन को ग्रहण करना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें अंतःग्रहण कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि विभिन्न जीवधारी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं। नंबर 2 है भोजन का पाचन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर के भीतरी अंग संयुक्त ठोस अघुलनशील तथा भोजन के बड़े टुकड़ों को एंजाइम की क्रिया द्वारा सरल घुलनशील तथा संभागीकरण के लिए आवश्यक रूप में बदलते हैं, उन्हें पाचन कहते हैं। भोजन का अवशोषण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाएं पचे हुए भोजन को अवशोषित करती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वो पचे हुए भोजन को अवशोषित करती हैं, उसे अवशोषण कहते हैं। मनुष्य में पोषक तत्वों का यानी कि पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में स्थित उंगलियों के समान रचना, जिसे बिली कहते हैं, के द्वारा होता है। भोजन का संभागीकरण। चौथा नंबर का पॉइंट दिया, भोजन का संभागीकरण। वह प्रक्रिया है जिसमें सरल घुलनशील पचा हुआ भोजन शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है और इसके
और इसका उपयोग ऊर्जा की उत्पत्ति तथा वृद्धि में किया जाता है। इन्हें समवांगीकरण कहते हैं। नंबर 5 है मल त्याग या बहिक्षेपण। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अनुपयोगी या अवशोषित न होने वाले भोजन को शरीर से निष्कासित किया जाता है, क्या कहलाता है? उसे मल त्याग या बहिक्षेपण कहते हैं। पेज पलटेंगे अपन। ये क्रियाएं एक कोशीय और बहुकोशीय जीवधारियों में पाचन के दौरान होती हैं। एक कोशीय जीवधारियों में पाचन, एक कोशीय जीव जंतु जैसे अमीबा के भोजन का पाचन खाद्यानि में होता है। खाद्यानि के किनारे से विकर स्रावित होते हैं। इस रासायनिक क्रियाओं के कारण भोजन सरल अवस्था में पच जाता है। इस प्रकार के पाचन को अंतःकोशीय पाचन कहा जाता है। दूसरा है बहुकोशीय जीवधारियों में पाचन। एक कोशीय में ऐसे इस तरह से होता है जो ऊपर अपन ने पढ़ा। अब बहुकोशीय जीवों में, बहुकोशीय जीवधारियों में पाचन का काम करने के लिए कुछ विशेष अंग होते हैं जो अंग तंत्र के भाग होते हैं। पाचन के लिए प्रयुक्त इस विशेष अंग, इस तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र विभिन्न अंगों का बना होता है। हम पाचन तंत्र का तथा मनुष्य में उसके कार्यों का अध्ययन करेंगे। अंग अन्य जीवधारी जैसे मछली, मेढक, खरगोश आदि में मनुष्य के पाचन के समान पाचन तंत्र होता है। मनुष्य में पाचन, मनुष्य एक सर्वाहारी जंतु है। सर्वाहारी मतलब जो मांस मछली भी खाता है और जो हरी सब्जियां, दोनों चीज़ें खाता है। शाक सब्जियां भी खाता है और मांस भी खाता है। वह पौधों और जंतुओं दोनों का अपने भोजन में प्रयोग करता है। ठीक है ना। मनुष्य में भोजन का अंतःग्रहण हाथों द्वारा मुख तक होता है। अपन हाथ से ही तो भोजन ग्रहण करते हैं। पहले थाली में रखा रहता है, फिर अपन हाथ से उठाकर मुंह में लाते हैं। आमाशय में भोजन पहुंचने से पहले वह दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। हम मुंह में रखते हैं तो दांत हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है। हमारे पाचन तंत्र का आरंभ मुख से होता है। इस तंत्र के अन्य अंग हैं ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर या यकृत या जिगर, पित्ताशय और अग्नाशय या गुदा। ठीक है। इसमें अब पहला है मुख। मुख माने मुंह, माउथ। जैसे ही हम भोजन को अपने दांतों से चबाना प्रारंभ करते हैं वैसे ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। मुख में कुछ अन्य अंग भी उपस्थित होते हैं जैसे जीभ और लार ग्रंथि। मुंह में हमारे क्या क्या है? जीभ भी है और लार ग्रंथि भी है जो भोजन को पचाने में हमारी मदद करती है। लार ग्रंथियाँ लार स्रावित करती हैं जो चबाए हुए भोजन से मिलकर भोजन की लुगदी बनाती है, जिससे भोजन निगलने में कठिनाई हमें नहीं होती है। ठीक है ना। अपन खाते हैं भोजन तो आपको पता होगा। जीभ लार को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। हमारे मुंह में कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज में बदल देता है। दूसरा है जीभ। जीभ हमारे मुख का महत्वपूर्ण भाग होती है। यह भोजन को मिलाने में, बोलने में, निगलने में और भोजन के स्वाद को चखने में हमारी सहायता करती है। कैसा भोजन है अपन पता कर हो जाता है स्वाद के अनुसार जीभ के द्वारा अपन को। जीभ पर 4 प्रकार के स्वाद मुकुल पाए जाते हैं जो नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़वा इसका अनुभव हमें करवा देती है। क्या कौन करवाती है हमें? जैसे भोजन कैसा है, क्या खा रहे हैं हम, तो कड़वा है कि नमकीन है कि मीठा है, ये हमें कौन? जीभ के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त इसका हो जाता है। हम विभिन्न स्वादों की संवेदना का अनुभव जीभ के विभिन्न भागों द्वारा ही करते हैं। तीसरा जो दिया है दांत। तीसरा पॉइंट है दांत। हमारे मुख में मुख्यतः 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मुंह में कितने प्रकार के दांत? 4 प्रकार के, जिन्हें क्रमशः कृदनक, रदनक, प्रचवर्णक तथा चवर्णक कहते हैं। इन चारों के नाम क्या हैं? कृदनक, रदनक, प्रचवर्णक तथा चवर्णक। मनुष्य के जबड़ों के सामने के 4 दांत कृदनक होते हैं। ये दांत
समांतर होते हैं तथा भोजन को काटने वाले दांत होते हैं। कृदनक के पार्श्व भाग में यानी बगल में 2 तेज धारयुक्त दांत पाए जाते हैं जिन्हें रदनक कहते हैं। ये भोजन को छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। कौन से दांत? रदनक दांत। पेज पलटेंगे, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। प्रत्येक रदनक के पार्श्व भाग में 2 चवर्णक पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े के में 4 प्रचवर्णक होते हैं। प्रचवर्णक से अगले 3 दांतों को चवर्णक कहते हैं जो जबड़े के किनारे पर पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 चवर्णक पाए जाते हैं। चवर्णक तथा प्रचवर्णक भोजन को चबाते हैं। हमारे मुख में, पूरे मुख में इस प्रकार कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। किशोरों में 8 चवर्णक पाए जाते हैं। दूसरे 4 दांतों का समूह 18 वर्ष की उम्र के बाद निकलता है। ये दांत अक्ल दांत कहलाते हैं। दांत जबड़े की हड्डियों से जन्म के बाद विकसित होते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु के दांत नहीं होते। छोटे से बच्चे के दांत नहीं होते ना, फिर क्या होता है 5-6 महीने के पश्चात प्रारंभिक दांत निकलते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? दूध के दांत, है ना। 6 वर्ष की उम्र में बच्चों के 24 दांत होते हैं। इसमें से 20 दांत दूध के दांत कहलाते हैं। 24 में से कितने? 20 दांत दूध के दांत कहलाते हैं। वो कब तक हो जाते हैं वो 24 दांत? 6 वर्ष का बच्चा हो जाता है जब तक। और यह 7 से 11 वर्ष के बीच गिर जाते हैं। जो 20 जो दांत दूध के रहते हैं वो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बीच में हमारे गिर जाते हैं। ये 32 स्थायी दांतों द्वारा हटा दिए जाते हैं। ऊपर के चित्र में जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांतों को दिखाया, ये 4 प्रकार के दांतों को दिखाया है ना। पहले नंबर पे कृदनक, रदनक, चवर्णक, प्रवच्चवर्णक, ठीक है ना। अब आता है अगला पॉइंट, लार। लार में क्या है? लार ग्रंथियों से जल के समान एक द्रव्य पदार्थ स्रावित होता है जिसे लार कहते हैं। हमारे मुख में विद्यमान लार में एंजाइम पाए जाते हैं जिसे लार का एमाइलेज कहते हैं। इसके द्वारा मुख में भोजन का पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है। मुख में भोजन ग्रास नाल में प्रवेश करता है तथा वहाँ से आमाशय में पहुँच जाता है। आमाशय के अंदर और छोटी आंत में भोजन का पाचन इसमें बने पाचक एंजाइम की सहायता से होता है। पाचन में जो विकार या एंजाइम सहायता करते हैं वे निम्नलिखित अंगों के द्वारा स्रावित होते हैं, जो 3 अंग दिए हैं: छोटी आंत, अग्नाशय और यकृत, ठीक है ना। तो अभी अग्नाशयी रस का श्रावण अग्नाशय से होता है जिसमें अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय ग्रहणी के पास पाया जाता है। आमाशय तथा छोटी आंत के मिलने के स्थान को ग्रहणी कहते हैं। आमाशय और छोटी आंत जहाँ मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। यकृत से एक अन्य रस स्रावित होता है जिसे पित्त रस कहते हैं। पित्त रस एक अन्य अंग में एकत्रित होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर पित्त रस पित्ताशय से निकलकर छोटी आंत में पहुंच जाता है। इसके बाद पित्त रस हमारे भोजन में विद्यमान वसा को पचाने में सहायता करता है। हमारे शरीर में स्रावित होने वाले एंजाइम उनको स्रोतों तथा विभिन्न पाचित पोषक तत्वों पर उनके प्रभाव का सारांश नीचे तालिका में दिया गया है। इसके बाद पाचन क्रिया छोटी आंत से पूर्ण होती है। भोजन पाचन के बाद पतली लुगदी के समान पदार्थ के रूप में होता है। तरल भोजन आंत की आंतरिक परत इलीमल द्वारा अवशोषित किया जाता है। छोटी आंत में बहुत सी उंगलियां नुमा रचनाएं होती हैं जिन्हें बिली कहते हैं। अवशोषित पोषक तत्व को रुधिर माने खून के द्वारा शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। बड़ी आंत की दीवार से अपचित भोजन जल को अवशोषित कर लेता है। अपचित और अनावशोषित भोजन मलाशय में एकत्र होता है और यह मल के रूप में गुदा मार्ग के द्वारा शरीर से निष्कासित हो जाता है, ये निकल जाता। अब इसमें पाचक एंजाइमों के स्रोत और उनका
पोषक तत्वों पर प्रभाव। ठीक है, ये सारणी दी है। आगे के पेज पर आएंगे तो इसमें आपको आगे क्या दिया है, इस तरह से भोजन, फिर अंतःग्रहण, फिर मुख, फिर पचा हुआ भोजन ऊपर और नीचे लार, फिर इसके बाद आमाशय। इस तरह से एरो का तीर पाचन द्वारा विकरों की क्रिया, मल, फिर मल त्याग, फिर गुदा, अब अनावशोषित बड़ी आंत, अवशोषण, भोजन का अवशोषण, रक्त धारा। इस तरह जो अभी अपन ने पढ़ा इसका चित्र इसमें बना दिया गया है। ठीक है ना। इसके बाद आगे पढ़ेंगे पाचन विकार। क्या? पाचन विकार। तो अधिकतर लोग कब्ज या आंतों की अनियमितता से ग्रसित होते हैं। कब्ज हो जाता है ना, ज़्यादा खा लेते तो कब्ज हो जाता है और आंतों में अनियमितता पाई जाती है, जो पाचन व्यवस्था के अग्रलिखित कारणों द्वारा उत्पन्न होती है। नंबर 1, अनियमित रूप से भोजन करना, ज़्यादा खा लेना, चाहे जब खा लेना, मतलब उसका टाइम टेबल होता है उस हिसाब से खाना चाहिए ना अपन को। अपन चाहे जब चाहे जो खा लेते हैं तो उससे क्या होती है, हमारी कब्ज हो जाता है, यानी कि अनियमितता हो जाती भोजन। नंबर 2, भोजन को बिना ठीक ढंग से चबाए निगल जाना, मतलब जल्दी जल्दी में हम चबाते नहीं हैं भोजन को और जल्दी जल्दी निगल जाते हैं। और नंबर 3 क्या कह रहा था, भोजन में रुक्षांश का अपर्याप्त मात्रा में होना, यानी कि रेशेदार जो होते हैं ना भोजन के कुछ अवयव, वो ना होना उसमें। अब चबाने वाले जानवरों में पाचन तंत्र, जो जानवर पाचन तंत्र कैसे चबा के अपना भोजन करते हैं ना, उनके बारे में बताया है। हम देखते हैं कि गाय भोजन द्वारा ज़्यादा चबाकर निगलती है। जब अपन गाय को घास या कुछ खिलाते तो वो ज़्यादातर चबाती है, फिर उसको बाद निगलती, तब भोजन आमाशय में जाता है। चबाने वाली क्रिया को जुगाली करना कहते हैं। हम कहते हैं गाय जुगाली कर रही है ना। सभी जंतु को जुगाली की आदत को विकसित करते हैं, उन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय में 4 कक्ष होते हैं। रूमेन पहला आमाशय यानी प्रथम आमाशय, रेटिकुलम यानी दूसरा आमाशय यानी द्वितीय आमाशय, ओमेसम तृतीय आमाशय और चौथा नंबर का दिया है एबोमेसम ने चतुर्थ आमाशय। भोजन निगलने पर पहले कक्ष रूमेम में पहुंचता है। अगला है इसमें श्वसन। श्वसन माने सांस लेना, अपन लेते हैं ना वो वाला श्वसन क्रिया। जीवधारियों को सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन ही है। हमने अध्ययन किया है कि निगले हुए भोजन को पाचन तंत्र में पचाया जाता है और रक्त में उसका अवशोषण किया जाता है। अवशोषित भोजन शरीर की कोशिकाओं द्वारा संभागीकृत हो जाता है। संभागीकृत भोजन कोशिकाओं में ईंधन के रूप में ऊर्जा के लिए प्रयुक्त होता है, जिसमें जीवन की विभिन्न क्रियाओं भी संपन्न होती हैं। ऑक्सीजन संभागीकृत भोजन का दहन करने में सहायक होती है, जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती, ऊर्जा क्या होती है, निर्मुक्त हो जाती। श्वसन ऑक्सीकरण और ऊर्जा निर्मुक्त करने की एक विधि है। श्वसन की कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग पोषक, पेज आगे नेक्स्ट पेज पर, पोषक तत्वों की रासायनिक क्रियाओं के लिए करती है। इस क्रम को भोजन का ऑक्सीकरण कहते हैं। संक्षेप में, श्वसन में ऑक्सीजन बनती है जो शरीर की कोशिकाओं को उपलब्ध कराई जाती है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन से पोषक तत्वों का दहन होता है और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। उत्पाद द्वारा निर्मुक्त व्यर्थ गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में श्वासोच्छ्वासन द्वारा निर्मुक्त हो जाती है। अब इसमें कुछ आपके स्मरणीय बिंदु दिए हैं, जैसे कि जीवन की सक्रियता के लिए आवश्यक है क्या, ऊर्जा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीवधारी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन प्राप्त करता है और एकत्रित करता है, पोषण कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी। स्वपोषी मतलब स्वयं के द्वारा बनाया हुआ, और परपोषी मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर रहकर भोजन। ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते वे परपोषण को प्रदर्शित करते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं।
तथा अहरित पौधे और जंतु परपोषी होते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वो स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? स्वपोषी। जो अहरित होते हैं मतलब जो पूरे तरह से हरे नहीं होते, और कुछ जंतु परपोषी होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हरे पौधे क्लोरोफिल पर्णहरिम का उपयोग और सौर ऊर्जा को अवशोषित करने में करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। कौन सी क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बना लेते हैं या निर्माण करते हैं। जीवन की सक्रियता के लिए ऊर्जा आवश्यक है। जंतुओं में पोषण की विभिन्न 5 पदों में बांटी गई हैं जो विधियाँ हैं। कौन कौन सी? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, संभागीकरण तथा उत्सर्जन। ये हमने अभी पाठ में पढ़ी हैं। वे सभी जानवर जो चारा चबाते हैं, जुगाली करने वाले जंतु या कौन से? रूमिनेंटस जंतु कहलाते हैं। श्वसन विभिन्न प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण के विपरीत होता है। अब अभ्यास कार्य करेंगे हम। इसमें दिए हैं सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। पहला विकल्प प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? तो कौन परजीवी है अभी हमने पाठ में पढ़ा था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अमरवेल, मेढक, गुलाब, मछली। अब इनमें से हमने पढ़ा था परजीवी कौन होता है? अमरवेल। अमरवेल माने अहरित पौधा, ठीक है ना, जो दूसरों पर निर्भर है भोजन के लिए, ठीक है ना। नंबर दूसरा विकल्प है स्पर्शक जिनमें भोजन अंतःग्रहण के अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं जी देखेंगे? मनुष्य में है, हाइड्रा में है, अमीबा में, पैरामीशियम में। स्पर्शक अंग जिसमें भोजन अंतःग्रहण के अंग हैं वो कौन सा है? हाइड्रा, ठीक है। नंबर तीसरा है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है वो क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पौधे और जंतु जीवधारी हैं क्योंकि वे क्या करते हैं? कैसे जीवधारी हैं? कैसे जीवधारी हैं बताइए आप लोग? स्वपोषी, ठीक है ना। इसमें भर देंगे अपन स्वपोषी। अब दूसरा खाली स्थान दिया है। खाली स्थान अपना भोजन मृत व सड़े गले जीवधारियों से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी। कौन से? मृतोपजीवी, ठीक है। इसके बाद आता है जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? खाली स्थान में भर देंगे स्वपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो कौन से कहलाते हैं? स्वपोषी। चौथा खाली स्थान दिया है खाली स्थान अपना भोजन अपने पोषक से प्राप्त करते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं वो? परजीवी। इसमें इस खाली स्थान में क्या भर देंगे? परजीवी। पेज पलटेंगे, ठीक है। तो पेज पलटने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में दीजिए, ठीक है ना। पहला प्रश्न है पूर्णभोगी पोषण के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं आती हैं? तो इसमें हमने लिखा है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, संभागीकरण, ठीक है। ये क्रियाएं आती कौन कौन सी? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और संभागीकरण। दूसरा प्रश्न है मृतोपजीवी पौधे कौन से होते हैं? तो उत्तर है कवक और मशरूम, ठीक है। कौन से पौधे होते हैं? कवक और मशरूम। तीसरा प्रश्न है मेढक की जीभ किस प्रकार की होती है? तो हमने पढ़ा था ना मेढक की जीभ किस प्रकार की होती है, कैसी होती है? उत्तर लिख दिया हमने, लचीली होती है, लचीली, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं पाचन से आप क्या समझते हैं? तो पाचन से समझने के लिए हमने इसमें जगह नहीं हो रही थी तो हमने पेज नंबर 9 पर इसका निशान आपको लगा दिया है। तो हम पेज नंबर 9 पर आएंगे। कहाँ आते हैं? पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 ढूंढेंगे तो कहाँ पे आ रहे हैं? अभी 9 पेज नंबर पे आते हैं अपन। इसमें दिया है पेज नंबर 9 पे दिया है आपको दूसरे पॉइंट में भोजन का पाचन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर के भीतरी अंग संयुक्त ठोस अघुलनशील तथा भोजन के बड़े टुकड़ों को एंजाइम की क्रिया द्वारा सरल घुलनशील तथा संभागीकरण के लिए आवश्यक रूप में
बदलते हैं उसे क्या कहते हैं? पाचन। ठीक है, इसका ये उत्तर लगा दिया है। अब अगला प्रश्न है आपका, लार क्या कार्य करती है? ठीक है, तो अब लार क्या कार्य करती है ये हम इसमें लिखा है। लार इसके द्वारा मुख में भोजन की पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है। ठीक है, इसमें लार के द्वारा क्या हो जाता है? भोजन की पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्वसन का अर्थ तथा महत्व बताइए। तो अब इसके लिए ये उत्तर थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो हमने इसका पेज नंबर 12 पर इसका निशान आपको लगा दिया है। 12 से जाएगा ये पेज नंबर 13 तक पे। तो जो श्वसन दिया है इसकी पूरी आपको लिख लेना है, इसको पूरा ही लिखना है आपको, ताकि ये लघु में भी आ जाए तो आप लघु में, या दीर्घ में आ जाए तो आप दीर्घ में भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न ऐसा दिया है कि श्वसन का अर्थ और महत्व दोनों बताना है। तो हमने इसका उत्तर प्रश्न नंबर 12 श्वसन से शुरू जीवधारियों को सभी क्रियाओं के लिए यहाँ से लगाते हुए निर्मुक्त हो जाती है, पेज नंबर 13 के लास्ट लाइन पर। ठीक है ना, हो गया। अब आते हैं अपन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो मैंने पेज नंबर डाल दिए हैं, आप लोग इस पर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, भोजन करने की प्रकृति के आधार पर जंतुओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 8 पर लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसका पेज नंबर 6 पर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, परजीवी किन्हें कहते हैं? तो पेज नंबर 7 पर हम आएंगे, तो पेज नंबर 7 पर हमें परजीवी पैराग्राफ में इसका उत्तर लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद सहजीविता का अर्थ बताइए। तो ये सहजीविता पॉइंट भी पेज नंबर 7 पर है, तो आप 7 नंबर पेज पर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 5वां, मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो पेज नंबर 10 पर मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन दिया गया है, तो उसको हम लगा लेंगे, है ना। पेज नंबर 10 पर दिया है पाचन तंत्र, ये दिए हैं पाचन तंत्र, मनुष्य के पाचन तंत्र। तो मनुष्य का एक सर्वहारी जंतु है, वह पौधों और जंतुओं दोनों का अपने भोजन के लिए प्रयोग करता है। मनुष्य में भोजन का अंतःग्रहण हाथों द्वारा होता है। आमाशय में भोजन पहुंचने से पहले यह दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? बट जाता है। इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मनुष्य में पाचन तंत्र का वर्णन, ये जो और जो चित्र दिया है इसको भी आप बनाइएगा। इसके बाद अब हम आते हैं, सविस्तार उत्तर दीजिए। सविस्तार उत्तर में पहला प्रश्न है आपका, क्या है पहला प्रश्न? पोषण क्या है? सजीवों में पोषण कितने प्रकार का होता है? तो ये पेज नंबर 9 पर आपको पोषण से संबंधित प्रश्न के उत्तर लगा हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद जंतु में परपोषण का विस्तृत रूप में वर्णन कीजिए। तो पेज नंबर 7 पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। भोजन अंतःग्रहण की विभिन्न विधियों के विषय में बताइए। पेज नंबर 8 से शुरू होकर पेज नंबर 9 पर इसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 4, दांत कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक के विषय में हमें लिखिए। तो पेज नंबर 10 पर जो दांतों का चित्र बना हुआ है, बना है ना दांतों के चित्र, 4 प्रकार के दांत, ये पूरा आपको लिखना है। पेज नंबर 10 से शुरू होकर पेज नंबर 11 पर ये इसका आंसर ख़त्म होगा, क्योंकि ये दीर्घ यानी सविस्तार बड़े रूप में लिखना है। ठीक है ना, लिख लीजिएगा आप लोग। अब प्रश्न नंबर अगला है आपका, क्या है? इस तरह से सुमेल कीजिए, जोड़ियाँ बनाइए। तो अब जोड़ियाँ बनाएंगे, तो पहले की जोड़ी इस तरफ दिए 1 2 3 4 5 6 जोड़ियाँ दी हैं, और इस तरफ दिए आ बा सा दा या और रा।
ठीक है ना। तो अब हम मिलाते हैं, नंबर वैसे डले हुए हैं लेकिन फिर भी मैं बोले देती हूँ। अमीबा, अमीबा को हम कहाँ से मिलाएंगे, स नंबर की जोड़ी यानी कि कूटपाद से, ठीक है ना, कूटपाद। इसके बाद दूसरे नंबर की जोड़ी है पैरामीशियम, पैरामीशियम को द नंबर की जोड़ी पूर्ण परजीवी से मेल कर देंगे, ठीक है। हाइड्रा, नंबर 3 पर जोड़ी दी है हाइड्रा, हाइड्रा को हम स्पर्शक के मिला देंगे जो र नंबर पर लिखी है, रा पॉइंट पर लिखी है। मेढक, 4 नंबर पे दिए मेढक, तो मेढक का क्या पढ़ा था हमने, जीभ, ठीक है ना। तो मेढक को हम आ नंबर की जोड़ी यानी जीभ से मिला देंगे। 5 नंबर पे दिए तितली, तो तितली को हम कहाँ से मिलाएंगे, ब नंबर यानी कि आहार नाल से, ठीक है ना। इसके बाद अगला 6वां नंबर पिचर प्लांट यानी बांड, तो इसको हम कहाँ से मिला देंगे, कीट भक्षी, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है, पूर्ण हो जाता है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कंप्लीट करके, फिर अगली कक्षा में मिलेंगे तो सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। इसके लिए थैंक यू।